मुख्यमंत्री के यहाँ इस शानदार सफलता वाले इफ्तार सबसे बड़ा पैगाम है कि यहाँ के मुसलमानों ने संदेश दे दिया है। सीएम ने जो इफ्तार दिया था, मैं वहाँ था। आप सब जानते हैं कि बड़ी साजिशें रची गई कि ये इफ्तार किसी तरीके से असफल हो जाए, हमारे अल्पसंख्यक भाई उसमें नहीं जाए। लेकिन नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। और वो समझ लीजिए कि सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता को सब्ज-बाग दिखाने जैसा है, क्योंकि जब किसी झूठ को लोगों के अंदर डालना होता है तो इसी तरह का आडंबर बनाया जाता है। और इनके मिथ्या तथ्य और दंभ की पराकाष्ठा देखिए कि अगर पहले आप लोगों ने देखा है तो देखा है, और नहीं तो अभी फिर निकलेंगे या कुछ बाहर में होंगे, टी शर्ट पर जरा कैमरा लगा के देख लीजिएगा, लिखा हुआ है कि तेजस्वी सरकार में लिए गए फैसले। अब आप मीडिया के लोग ही समझ सकते हैं कि भाई तेजस्वी सरकार इस प्रदेश में कब थी, क्योंकि हम लोग तो जान रहे हैं कि लगभग 19.5 साल से नीतीश सरकार चल रही है। बीच में थोड़े दिनों के लिए मांझी जी आए थे, लेकिन लिखा है कि तेजस्वी सरकार में। ये मिथ्या तथ्य और दंभ इसकी पराकाष्ठा है। और पूरा बिहार जानता है कि जातीय गणना कराने का विचार मौलिक रूप से ये नीतीश कुमार जी का था, और बिहार में जातीय आधारित गणना कराई जाए, इसका फैसला जब नीतीश कुमार एनडीए सरकार का नेतृत्व कर रहे थे उसी समय लिया गया था। और फिर जब इसमें अंतिम रूप से आरक्षण की सीमा बढ़ाकर जो पिछड़े, अति पिछड़े दलित वर्गों के लिए जो आरक्षण की सीमा बढ़ाने का निर्णय या अधिनियम भी बना था, उस समय भी फिर एनडीए सरकार का ही नेतृत्व नीतीश कुमार कर रहे थे। ये बात सही है अपनी जगह पर कि थोड़े दिनों के लिए बीच में वो भी आए थे, तो चूंकि ये प्रक्रिया पहले से चल रही थी तो वो भी साथ रहे। उनके हिस्से का बस इतना ही है कि वो साथ में रहे। फैसला हुआ एनडीए हुकूमत में, और अंतिम में बढ़े हुई सीमा के आरक्षण को लागू करने का निर्णय और अधिनियम भी एनडीए की हुकूमत में बना। और जहाँ तक इसको 9वीं अनुसूची में डालने का प्रश्न है, हम लोगों ने पहले भी कहा कि ये तो बढ़ी हुई आरक्षण की सीमा पर बिहार सरकार कार्रवाई करना प्रारंभ कर चुकी थी। नौकरियों में बढ़े हुए आरक्षण सीमा यानी 65% आरक्षण की सीमा पर पद विज्ञापित किए जा रहे थे और नियुक्तियां हो रही थी। लेकिन इस बीच में पटना उच्च न्यायालय ने इस अधिनियम को ही निरस्त कर दिया। और फिर लेकिन बिहार सरकार ने उतने ही मुस्तैदी से पटना उच्च न्यायालय के उस फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दिया, और बिहार सरकार पूरी मुस्तैदी से उस मुकदमे की पैरवी में लगी है। और हम तो उम्मीद करते हैं कि उच्चतम न्यायालय बिहार सरकार ने जो आरक्षण की सीमा बढ़ाई है उसको बरकरार रखेगी और उच्च न्यायालय के फैसले को वो निरस्त करेगी। तो हम लोग तो इस इंतजार में बैठे हैं। अब जरा आप सोचिए और बिहार की जनता भी सोचेगी कि जब वो कानून ही आज अस्तित्व में नहीं है, आज बिहार में बढ़े हुए आरक्षण का कानून जो बना था वो निरस्त है, तो 9वीं अनुसूची में क्या डाला जाएगा? क्योंकि 9वीं अनुसूची जाके देख लीजिए,
कि 9वीं अनुसूची में सिर्फ अलग अलग राज्यों द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा कोई अधिनियम यानी कानून बनाए जाते हैं तो उनको डाला जाता है। सिर्फ कानून या अधिनियम प्रदेश के या राज्यों के उसमें डाले जाते हैं जिसकी एक तरह से मान्यता है या संवैधानिक प्रावधान है कि उसको न्यायालयीय समीक्षा से बाहर कर दिया जाता है। तो आज के दिन में तो कानून ही नहीं है। हम लोग उच्चतम न्यायालय में लगे हैं, बिहार सरकार पूरी मुस्तैदी से लगी है कि वह कानून फिर से बहाल कर दे, फिर हम लोग उसको 9वीं अनुसूची में डालने का प्रयास करेंगे। और जहाँ तक पहले की बात है, बिहार सरकार ने तो उस कानून को बनाने के तत्काल बाद लिखा था कि इसको 9वीं अनुसूची में डालने की प्रक्रिया प्रारंभ की थी, लेकिन इसी बीच कानून निरस्त हो गया है। तो भाई ये किसको हरा टी शर्ट पहन के सब्जबाग दिखा रहे हैं, ये समझ में नहीं आता। कहा कि सारे लोग तो सारी स्थिति समझ रहे हैं। इस पर दर्जनों बार विमर्श हो चुका है, वाद विवाद हो चुका है, इसी सदन में ये मुद्दा उठ चुका है, लेकिन बात अंत में घूम के वहीं आती है। बेचैनी है, बदहवासी है, कोई मुद्दा मिल नहीं रहा है। तो मरे हुए मुद्दे को भी जो बिहार के लोगों के मन में बड़ी स्पष्टता से सारी चीज़ें समझ में हैं, उसी को फिर से अनावश्यक विवादित देख बना के तूल देने की कोशिश। लालू जी लगातार कह रहे हैं कि 2025 में तेजस्वी की सरकार बनेगी। कॉन्फिडेंस लेवल काफी हाई लग रहा है। कॉन्फिडेंस लेवल हाई नहीं है, कॉन्फिडेंस लेवल जो एकदम डिप करके लोएस्ट स्टेप पर है उसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं। सर एक सवाल है कि सीएम ने इफ्तार दिया था, कुछ लोगों ने सवाल खड़े किए थे, कुछ लोग नहीं गए वहाँ। कल आरजेडी का इफ्तार था, कांग्रेस का अब उनके मामले में तो हम नहीं कहेंगे, ये तो उनके गठबंधन का आपसी मामला है। लेकिन सीएम ने जो इफ्तार दिया था, मैं वहाँ था। आप सब जानते हैं कि बड़ी साजिशें रची गई कि ये इफ्तार किसी तरीके से असफल हो जाए, हमारे अल्पसंख्यक भाई उसमें नहीं जाए। लेकिन ये तो सब ने देखा, आप में से बेसी बहुत लोग वहाँ थे, आपने भी देखा है कि इस बार तो और भी बड़ी संख्या में रोजेदार वहाँ पहुँचे। मुख्यमंत्री के इफ्तार जो दावते इफ्तार था उसको स्वीकार किया, वहाँ इफ्तार किया, नमाज अदा की और पूरे बिहार सूबे के आम आवाम के लिए दुआएं मांगी। ये बहुत बड़ी बात है। और मुख्यमंत्री के यहाँ इस शानदार सफलता वाले इफ्तार दावत का सबसे बड़ा पैगाम है कि यहाँ के मुसलमानों ने संदेश दे दिया है बिहार भर के लोगों को कि मुसलमान किसी के गुलाम नहीं है, किसी सियासी दल के गुलाम नहीं है। वो हमेशा अपने लिए जो अच्छा काम करता है उसको पहचानते हैं और जो उनके लिए करेगा वो उसी के लिए करेंगे, ये उन्होंने उस दिन बता दिया। सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौगात दे रहे हैं, इस सौगातें मोदी दे रहे हैं, ईद का फेस्टिवल है। अरे तो स्वाभाविक है, मुख्य मतलब प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और मुसलमान भी इस मुल्क इस सूबे में रहते हैं, और अगर यहाँ के देशवासी किसी खास धर्म संप्रदाय के लोग हैं, उनका त्योहार है और उनको कुछ उपहार दे रहे हैं तो यह स्वाभाविक है, उनका बड़प्पन है, ये उसकी सफलता का द्योतक होता है। आप सब साक्षी हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार जब से बिहार में बनी, लड़कियों में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए, महिलाओं को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए, उनमें आत्मनिर्भरता और आत्मबल उनका मजबूत करके समाज हो, राजनीति हो, उसकी मुख्य धारा से जोड़ने का जो प्रयास किया है, ये सब उसका प्रतिफल है।
कि स्कूलों में या हर परिवार में यूं कहिए कि आज बिहार के हर परिवार में ये माहौल बन गया है कि लड़कियां आगे निकलना चाहती हैं। और स्वाभाविक रूप से जब लड़कियां आगे निकलती हैं तो ये सामान्य शोध और अनुसंधान में भी आया है कि उनमें एकाग्रता ये लड़कों से ज़्यादा होती है, दक्षता भी ज़्यादा होती है। तो स्वाभाविक रूप से जब वो पारिवारिक उलझनों से अलग होकर पढ़ाई पर ध्यान देंगी तो नीतीश कुमार का सपना साकार होगा और बच्चियां लगातार आगे बढ़ती हैं। सदन में क्या एक रिपोर्ट पेश हुआ है? रिपोर्ट पेश हुआ है तो उसको यहाँ जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है देखिए। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लश ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।